सशक्तिकरण कह सकते हैं, महिला के खान पीने पे, न्यूट्रिशन पे ही क्यों फोकस करते हैं? कि कोई महिलाएं जो है वो परिवार का पिलर है। सो सुभाष एग्जैक्टली जी कह रहे दे आर द पिलर्स ऑफ द फैमिली। बिल्कुल सही बोला आपने मेघा जी। महिला जो है ना, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दो परिवारों का स्तंभ है। वो एक ही परिवार का स्तंभ नहीं होती है, वो अपना, जब तक उसकी शादी नहीं हुई है, उसका घर, उसका जो मैका है, और शादी के बाद उसका जो दूसरा परिवार हो जाता है, वो दो परिवारों में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो चलिए आज, जैसा कि अभी मेघा जी ने बोला, लेट्स टॉक अबाउट कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। महिला का एक एक ये जो साइकिल है, ये जो एक लाइफ साइकिल है, अगर मैं उस वहां से शुरुआत करूं, सबसे पहले हम चलिए शुरुआत करते हैं एक जब बच्चा पैदा होता है, वहां से हम उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। हाँ, किसी ने सही जवाब दिया कि मंथली साइकिल में हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, वो एक पहलू है। बिल्कुल सही बोला आपने। और कई बार जो है हमारे पास में जानकारी ना होने की वजह से भी हम अपनी इन कमियों में जूझते रहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट, आज हम शुरुआत करते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, मैं कहती हूँ किसी घर में एक बिटिया आती है, देवी जी का अर्पण होता है, आगमन होता है, ठीक है, सब खुशियां मनाते हैं, सब कुछ होता है, पर उस न्यूबॉर्न बेबी का पालन पोषण का जिम्मेदारी मैक्सिमम किसके ऊपर रहती है? एक महिला के ऊपर रहती है, या फिर उस घर में जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो एक अहम रोल प्ले करती हैं। कई बार हम लोग, जो भी मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग डे टू डे, रोजमर्रा में को हम हैंडल करते हैं। हम लोग देखते हैं कि शुरुआत ही जब डिलीवरी से होती है तो महिला को 3 दिन 4 दिन तक तो खाना ही नहीं मिलता। ये अमूमन हर घर में होता है। छूट मारते हैं, उसको डाइट नहीं देते हैं, और जब माँ को ही डाइट नहीं मिल रही है तो आप सोच सकते हैं कि वो जो नया बच्चा जो अभी स्ट्रगल कर रहा है अंदर से बाहर के इस वातावरण में, अभी अपने आप को एडजस्ट करने में लगा हुआ है, ऊपर से उसको जो खाना मिल रहा है या दूध मिल रहा है जो उसका खाना है, वो भी बहुत ही कम क्वालिटी का हो जाता है। वाई? बिकॉज माँ को ही नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत हम वहां से कर रहे हैं आज। तो ये सबसे अहम चीज है। मैं चाहूंगी कि आज जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, कृपया इसको ध्यान से सुनिए, और इसको जितना ज्यादा शेयर कर सके अपने परिचितों में, उसको जरूर से शेयर करिए। बिकॉज नीड माल न्यूट्रिशन की, कुपोषण की, उस पहले दिन बढ़ जाती है। आप लोगों को जान के ताज्जुब हो रहा होगा, क्योंकि जो डिलीवरी के बाद में जो पहला मिल्क बनता है, कोलोस्ट्रॉम, वो एक बच्चे के लिए अमृत होता है। इट हैज ऑल द अमाइनो एसिड्स, द एंटीबॉडीज एंड एवरीथिंग इन इट, जो उस बच्चे को उस समय जरूरत है इस नए वातावरण में आके एडजस्ट करने के लिए। और हम लोग अक्सर, बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग लोग भी बोल देते हैं कि नहीं पिलाना, हम उसको घूंटी पिला देंगे, हम उसको शहद पिला देंगे, हम उसको दुनिया भर की चीजें दे देंगे उस न्यूबॉर्न बेबी को, बट हम उसको माँ का वो अमृत कोलेस्ट्रॉल नहीं देते। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज माँ को डाइट मिलना राइट डिलीवरी के बाद, वेदर वो बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है या सीजर पैदा हुआ है। अभी मेरे हाल ही में एक परिचित आई थी जो अच्छे वेल ऑफ फैमिली से थी, और उनका बेबी सीजर से हुआ था, और उस महिला को 1 हफ्ते तक सिर्फ मूंग की दाल और रोटी मिली थी बस। तो रिजल्ट क्या हुआ था, वो मेरे पास आई थी कि दूध नहीं बन रहा बच्चे के लिए, तो बच्चे को हमें टॉप फीड देना पड़ता है। कितनी बड़ी गलती करी हमने, क्योंकि सीजर से हुआ बेबी, तो माओ ने सोचा, दादियों ने सोचा कि नहीं, ऑपरेशन से हुआ है, पेट पक जाएंगे, टांके खराब हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो माँ को और कुछ देना ही नहीं है। सबसे पहले मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि इस चीज पे विशेष ध्यान दें कि राइट डिलीवरी के तुरंत बाद, हम लोग 2 घंटे में बोलते हैं, राइट डिलीवरी के 2 घंटे के अंदर बच्चे को पहला फीड मिल जाना चाहिए, और माँ को भी मिल जाना चाहिए। आप गुड़ के लड्डू दे दीजिए, दूध दे दीजिए, वेदर वो किसी भी तरह से डिलीवरी हुई हो। आई माई सेल्फ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिजेरियन सेक्शन। मेरे दोनों बच्चे सीजर से हुए हैं, बट जैसे ही माँ को होश आता है,
हम लोग जो है ठीक है सीजन में जरूर हम 1-2 दिन बोलते हैं कि एकदम से सॉलिड डाइट नहीं देना है, लिक्विड ही देना है, जो कि पूर्ति ड्रिप से होती रहती है, बट एक नॉर्मल डिलीवरी में ऐसी कोई समस्या नहीं है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर हरी झंडी मैं एज अ डॉक्टर भी दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में वो घर भी जब पहुंचती है डिलीवरी के बाद में, माँ को हर 2 घंटे में पौष्टिक खाना मिलना है। पौष्टिक खाना मीन्स एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, कोई चीज की कोई मनाही नहीं है। मैं ये नहीं कहती आप सीधा पूरी पकोड़ा खिला दो, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि हाँ उसको दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध, मेवे, लड्डू, गुड़ सब कुछ दीजिए, किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बिकॉज माँ को जितना अच्छा दूध मिलेगा, आप लोग खुद जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, जब एक किसी जानवर की डिलीवरी होती है तो हम लोग माँ को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं, ताकि बच्चे को मिल्क हो। फिर हम इंसानों के साथ में हम इतना भेदभाव क्यों करते हैं कि माँ को 3 दिन तक खाना नहीं दिया जाता? क्योंकि माँ को जितना अच्छी डाइट मिलेगी उतना अच्छा मिल्क प्रोडक्शन होगा, जो उसके बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगा, और बच्चे की शुरुआत वहीं से हो रही है। हमने जितना ऊपर टॉप फीड या दुनिया भर के ऊपर की चीजें दी, आप सोच लीजिए आप खुद जिम्मेदार हो जा रहे हैं अपने ही बच्चे की इम्यूनिटी डाउन करने के लिए। सो नेवर डू दैट। साथ में हम हमेशा एक और जो ब्लंडर्स करते हैं वो ये है कि हम जो माँ को प्रेगनेंसी के दौरान आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन्स चलता रहता है, वो डिलीवरी हुई नहीं और सब बंद हो जाता है। नो, उसको ये रेगुलर चलना है जब तक बच्चा फीडिंग करा रहा है। इस चीज पे विशेष मैं अंडरलाइन करती हूँ। अगर प्रेगनेंसी में माँ की रिक्वायरमेंट 300 कैलोरीज बढ़ती है, तो लैक्टेशन में या जब जो बोलते हैं हम बच्चे को फीडिंग करा रहे हैं, उस समय माँ की रिक्वायरमेंट 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा होती है, और हम करते उल्टा है। हम उसका खाना पीना बंद करते, बंद क्या मतलब हम देते ही नहीं है, बिकॉज हमारे जो जन्मों से हमारी जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। उस जमाने का एनवायरनमेंट और आज का एनवायरनमेंट में जमीन आसमान का फर्क आ गया, शुद्धता में जमीन आसमान का फर्क आ गया। इंसान की इम्यूनिटी, आप अंदर की स्ट्रेंथ, आप कंपैरिजन कर लो अपने आप को और अपनी दादी और नानियों से। आज वो लोग हेल एंड हार्टी हैं 70-80 साल में, जो आज हम लोग 30-40 साल में इतनी सारी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। क्यों है? कभी सोचा है किसी ने? क्योंकि उस जमाने में उनको इतनी चीजें शुद्ध मिलती थी और वो लोग खाते थे और उतनी मेहनत करते थे, तो उनकी बॉडी अंदर से स्ट्रांग है। और आज हम लोग के पास जितनी ज्यादा सुविधाएं बढ़ती चली जा रही हैं, हम उतने आलसी होते चले जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है, और खाने का तो सभी लोग जानते हैं कि कोई चीज शुद्ध नहीं है यहाँ पे। सो कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ब्लाइंडली किसी भी रीति रिवाज को ना फॉलो करें, लुकिंग टू द एनवायरनमेंट और परिस्थितियां हमारी आज की, उसके हिसाब से बोल्ड करिए, बिकॉज वो आपके और आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि उस समय एक और चीज होती है, डिलीवरी के बाद में हम लोग एक टर्म बोलते हैं पुपेरियल साइकोसिस या पुपेरियल डिप्रेशन। ये एक हार्मोनल, क्योंकि माँ के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे, कोई आम आदमी उसको नहीं समझ सकता। इसीलिए बहुत जरूरी है कि उस समय इवन डिलीवरी के बाद में माँ को इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरत है। उसको एक पूरे परिवार का एक सहानुभूति, एक सपोर्ट की जरूरत है, केयर की जरूरत है, साथ में एक अच्छी डाइट की जरूरत है। शी शुड नॉट बी फेल्ट कि मेरे को एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया है, अलग कमरे में छूत की तरह रख दिया गया है, जहां से मैं ना नींद में निकल सकती, ना मैं कुछ मांग सकती, ना मैं कुछ कर सकती। ऐसी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जिन घरों में ये चीजें, खासतौर पे हम लोग गांव के परिवेश में ये चीज बहुत देखते हैं, जहां ये चीजें होती हैं, वहां की लेडीज अक्सर 10-15 दिन बाद ही दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं बिकॉज ऑफ पुपेरियल डिप्रेशन। सो इमोशनल, मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग इज अ मस्ट। हेल्थ के हिसाब से, दिमागी तौर पे, इमोशनली, हर तरह से माँ को मजबूत बनाइए, क्योंकि जितनी माँ मजबूत होगी उतना ही वो अच्छा केयर अपने बच्चे को करेगी।
अगर माँ खुद इमोशनली डिस्टर्ब होगी तो वो इतनी दुखी होगी, इतनी डिप्रेस्ड होगी, इतनी चिड़चिड़ी होगी कि वो अपने बच्चे को भी सोचेगी कि कहाँ से आ गया कि मेरे ऊपर इतनी पाबंदियां लगी, मैं कुछ कर नहीं सकती। शी विल नॉट लव हर चाइल्ड, वो उसको एक बोझ समझेगी। तो गलती उस माँ की नहीं है, गलती हम सब की है, उस परिवार की है, जो हम उसको एक इमोशनल एस्पेक्ट में हम लोग नहीं सोचते हैं। सिमिलरली हाइजीन, जो फिजिकल बॉडी है, मतलब मैं कहूंगी, मैंने एक चीज जो बहुत कॉमनली देखी है कि हम माँ और बच्चे की तेल मालिश तो कराते रहते हैं, पर नहाता नहीं है बच्चा, नहाती नहीं है माँ। इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है माँ के पे और बच्चे पे। बच्चों पे अक्सर लेडीज ने देखा होगा जिनके यहाँ भी डिलीवरी हुई होगी, एक बच्चे के सिर पे एक व्हाइटिश कलर की एक लेयर जम जाती है। दैट इज नथिंग बट अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प। क्योंकि हम तेल लगाते रहते हैं, बत्ती बनती रहती है, वो निकलती रहती है, और जो हीट है वो इतनी ज्यादा अंदर बच्चे के बॉडी में रह जाती है, क्योंकि हम उसको नहलाते नहीं है, तो उससे कई बार रैशेस, दाने निकल आते हैं। बहुत बच्चे आते हैं इस तरह के हम लोगों के पास में हॉस्पिटल में। ठंड ना लग जाए, गर्मी के मौसम में भी उसको वुलन्स पहना के रखेंगे। सोचिए अगर आपको इस मौसम में वुलन्स पहना के रखेंगे तो कैसा फील होगा। वो तो बेचारा बच्चा कुछ बोल नहीं पाता है, ऊपर से हम तेल मालिश करते रहेंगे, नहलाते ही नहीं है। सो द क्लीनलीनेस, द हाइजीन पार्ट इज जीरो। और ये माँ के साथ भी सेम चीज होती है, ना माँ नहा रही है ना बच्चा नहा रहा है। प्लीज इस चीज को रेक्टिफाई करिए, पहले दिन से नहाने दीजिए माँ को भी और बच्चे को भी। वो जितना नहाएगी फ्रेश फील करेगी, अंदर से हाइजीनिक रहेगी, उसको किसी भी तरह की आगे चल के कोई गायनिक प्रॉब्लम नहीं होगी, जो अक्सर होती है। अक्सर 95% लेडीज लैंड अप इनटू डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स। इट्स मेनली क्योंकि गंदगी रहती है, हम ऑलरेडी उस समय बॉडी से इतने डिस्चार्जेस निकल रहे हैं, ऊपर से हम उसको नहाने नहीं दे रहे हैं। तो हम खुद जो है, जिसको बोलते हैं ना, हाँ बैल मुझे मार, मतलब हम खुद न्योता दे रहे हैं बीमारियों के लिए। सो लेट हर टेक बाथ, अ गुड डाइट, अ गुड स्लीप। बच्चे को थोड़ा सा कुछ लोग हैंडल करें ताकि माँ सो सके, क्योंकि माँ रात भर उस बच्चे के साथ जागती है। तो ये हो गया इनिशियल पार्ट ऑफ द लाइफ, जहां एक माँ के लिए डाइट, हाइजीन, स्लीप, इमोशनल सपोर्ट, एवरीथिंग इज अ मस्ट। और जब माँ का सब कुछ अच्छा रहेगा ना, तो बट नेचुरल है कि बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, उसको प्रॉपर डाइट मिलेगी। उसका माँ को जब डाइट अच्छी मिलेगी तो ऑब्वियस है कि दूध भी अच्छा बनेगा, तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। कई बार इवन कमजोर बच्चे, लो बर्थ वेट वाले बच्चे भी डिलीवरी के बाद, पैदा होने के बाद, जब उनको माँ का अच्छा मिल्क मिलता है तो वो रिगेन कर लेते हैं। जो जितनी कमी होती है ना, वो सब उनकी वापस ठीक हो जाती है, क्योंकि वो बच्चा, आप मान के चलिए, एक बीज के जैसे है। जैसे ही उसको सही मात्रा में खाद पानी मिलेगा ना, तो वो अंकुरित हो जाता है, वो फ्लरिश करता है। तो बच्चे, जितने कमजोर बच्चे भी हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। कई बार हमने अक्सर सुना है, माएं बोलती हैं, ये बच्चा में ये बचपन में जब पैदा हुआ था तो कमजोर पैदा हुआ था, इसीलिए वो जिंदगी भर उस पर ठप्पा लग गया कि ये कमजोर पैदा हुआ था, इसलिए जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी सर्दी होती है, और ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज बिकॉज वी आर इग्नोरेंट। हम उस बच्चे को प्रॉपर डाइट नहीं दिया, हमने उस बच्चे को प्रॉपर खाना नहीं दिया। दैट इज द रीजन। नहीं तो एक बच्चे में जो बिल्कुल ग्रोइंग एज है, जिस समय उसकी सारी बॉडी ऑर्गन्स, फिजिकली, मेंटली, ब्रेन डेवलपमेंट, एवरीथिंग इज वेरी फास्ट। आप जितना अच्छा उसको खिलाओगे पिलाओगे ना, उतना अच्छी ग्रोथ होगी। अब हमें खिलाना पिलाना क्या, अभी जो बच्चा जो पैदा हुआ, मैंने बताया 6 मंथ्स तक उसको माँ का फीडिंग से चल जाता है, उसके बाद नहीं चलता, जो अक्सर ही गलतियां करते हैं माँ। उसके बाद में उसको सप्लीमेंट्री फीडिंग्स चाहिए, टॉप फीड चाहिए। आप टॉप फीड में क्या क्या दे सकते हो, दाल का पानी दे सकते हो, चावल का पानी दे सकते हो, ऐसे फीका नहीं डालना प्लीज। उसमें नमक डाल देना, घी भी डाल देना, चाहे जो भी आप पिला रहे हो। आप सेरेलेक पर जो बाजार से पैक्ड डब्बे लाते हो, प्लीज उसको मत दीजिए, उनमें प्रिजर्वेटिव्स रहता है। आप घर में बना सकती हो, सूजी को भून लो, ताजा देशी घी में भून लो, और दूध और शक्कर मिला के बना लो, सेरेलेक बन गया आपका। फ्रेश जितनी चीजें आप अपने बच्चों को देंगे,
बच्चा उतना फास्ट पनपेगा, उतनी फास्ट उसकी ग्रोथ होगी। और बच्चे से एक बॉन्डिंग बनाई है। अक्सर मैंने देखा है, माए, मैंने बहुत रेयरली देखा है वो ना बच्चों से बात भी नहीं करती हैं। और इसीलिए ना, जबकि हम कहते हैं ना, हम माँ बच्चे के साथ जितना ज्यादा बात करेगी, जितना ज्यादा उसको प्यार करेगी, लाड़ करेगी ना, एक तो उसका खुद का उतना अच्छा मिल्क प्रोडक्शन होगा और एक इमोशनल बॉन्डिंग बनती है। बच्चे अक्सर आपने देखे होंगे, कुछ बच्चे बहुत चिड़चिड़े होते हैं, बहुत रोते हैं। क्यों? क्योंकि डिलीवरी के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम पे ना माँ भी वैसी ही रही होगी, चिड़चिड़ी। शी डिड नॉट गेट दैट इमोशनल सपोर्ट। पर अगर डिलीवरी के बाद में भी माँ और बच्चा आपस में थोड़ा सा एक एक प्यार वाला वो डेवलप करेंगे ना, तो बच्चे का चिड़चिड़ाना, रोना कम हो जाता है। कई बार मैंने देखा है बच्चा चिड़चिड़ा है, माँ उसको नेग्लेक्ट करती रहती, ध्यान ही नहीं देती है। क्यों? बच्चा क्यों रो रहा है? वी शुड लुक इनटू दैट। 2 या 3 कारण होते हैं बच्चा रोने का। इधर या तो उसने सुसु किया होगा, या पॉटी किया होगा, या भूखा होगा। दैट्स इट। ओनली 3 रीजंस, अदरवाइज नॉट। और दूसरा, अगर वो भूखा है तो क्यों भूखा है, ये वी हैव टू सी। अगर माँ का मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उसको देखना है माँ की डाइट प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब मैं जैसे 6 महीने पे टॉप फीड्स की बात कर रही थी, हम दाल का पानी, चावल का बना के दे सकते हैं, सेरेलेक जैसा, आप ये सब चीजें बनाइए, पतला पतला दीजिए स्टार्टिंग में, सो दैट वो धीरे धीरे डाइजेस्ट करे। और एक बार में एक ही चीज स्टार्ट करिए, कोई भी एक चीज स्टार्ट करेंगे, उसको लगातार 10 दिन तक दीजिए। एक टाइम फिक्स कर लीजिए, आपका ये टाइम है अपना फीड देने का, और बीच का टाइम हर 2 घंटे में बच्चे को फीड मिलना चाहिए। मेक दैट थिंग, मतलब आई वुड लाइक टू से इट, अंडरलाइन इट। एवरी मदर, जो न्यू बॉर्न बेबी जिसके पास में है, जिसने बच्चे को जो पैदा हुआ है, उसको हर 2-2 घंटे में फीडिंग मिलना चाहिए। इसे ये मैं आज बेसिक चीज पे इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि राइट शुरुआत ही हमारी गलती हो जाती है। 6 महीने के बाद में बच्चे को हर 2-3 घंटे में आपको ऐसी चीजें बना के देनी है, लिक्विड्स। अभी वो सॉलिड्स नहीं खा सकता, लिक्विड्स, और एक बार में एक चीज। क्योंकि उसको पहली बार जब भी आप जो भी चीज दोगे, चाहे दाल का पानी दोगे, वो फेंकेगा निकाल के, क्योंकि उसके लिए अभी तक तो उसने सिर्फ दूध का स्वाद जाना है, उसको नहीं पता कि ये भी खाने की चीज है। तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, एक नैपकिन लगा लीजिए, उड़ेलता है कोई बात नहीं। पर आप उसको डेली दीजिए। 2 दिन 3 दिन निकालेगा, चौथे दिन उसको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, उसके साथ प्यार से बैठ के बात करते हुए उसको खिलाइए, तो वो खाना सीख जाएगा। उसको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा, ये कोई खाने की चीज है। और हमेशा एक टाइम फिक्स करिए। जैसे मान लीजिए आपका घर में का खाने का टाइम 12 बजे है या 1 बजे है, और सब लोग खाना खा रहे हैं, आप उसके आधा घंटे पहले उसके साथ, बच्चे के साथ बैठिए और उसको प्यार से बैठ के उसको पिलाइए। तो उसको ये समझ में आ जाएगा, उसका एक बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगा कि 1 o'clock के करीब मुझे ये दाल का पानी जैसी कोई चीज मिलती है। बच्चा बोलता नहीं है, पर बच्चा समझता सब कुछ है। हर चीज जब वो पेट में रहता है तब भी समझता है, बोल नहीं रहा है पर वो समझ सब कुछ रहा है। तो ऐसे ही आप डाइट एक एक करके इंट्रोड्यूस करिए। जैसे अगर आपने 10 दिन तक दाल का पानी दिया, 11वें 12वें दिन से आप चावल का पानी स्टार्ट करिए, पर दाल का पानी चलते रहने दीजिए। तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये भी खाने की चीज है। आप सूप्स बना सकते हो, वेजिटेबल सूप्स बना सकते हो, वेजिटेबल स्टॉक जिसको बोलते हैं, ऐसा एकदम पानी वाला, उसमें ऐसी कोई दानेदार चीज नहीं हो जो उसके गले में फंसे। आप वेजिटेबल स्टॉक बनाइए और वो दीजिए। और सब में हमेशा एक चीज करिए, मैंने कई बार जब मैं अपने पेशेंट्स को ये सारी चीजों की काउंसलिंग करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी चीज आप बच्चे को खिला रहे हो, पहले खुद जरूर खा के देख लेना कि वो पैलेटेबल है कि नहीं। क्योंकि मैंने एक बार ऐसी हुआ था, मैंने पूछा था तो उसने बोला ना उसने नमक डाला था ना उसने कुछ डाला था। मैंने कहा क्या तुम एक उबला पानी पी सकती हो? तो जब तुम खुद नहीं पी सकती तो बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट करती हो? तो ऑलवेज पहले आप खुद टेस्ट करके देखिए कि क्या वो पैलेटेबल है, उसमें नमक शक्कर जो जो भी चीज आप बना रही हो वो पीने लायक है कि नहीं। तो डेफिनेट है कि बच्चा आपका पिएगा। 10-11 मंथ से आप उसके डाइट में केला, फ्रेश उबला हुआ आलू, शकरकंद, ये चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसको अच्छे से, हमेशा मैं एक चीज बोलूंगी, फ्रेश, कभी भी रखी हुई फ्रिज की चीजें बिल्कुल नहीं दीजिएगा। ताजा आलू उबालिए, छीलिए, हल्का सा उसमें आप नमक लगा सकती हैं और बच्चे को खिलाइए।
फेवरेट होता है हर बच्चे का आलू, उस दिन से वो खाना सीख जाएगा। एक केला रोज खिलाइए, आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाइए। एक महिला मेरे से आके बोली थी कि मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ता जबकि मैं उसको सब कुछ खिलाती हूँ। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना। बट अगर मैं ये पूछूं, मैंने उनसे जब ये पूछा कि आप खिलाती क्या क्या हो और कितना खिलाती हो, तो उन्होंने एक चीज ये बोली कि हम 1-2 चम्मच खिला देते हैं दाल चावल या थोड़ा सा। तो मैंने कहा ऐसे नहीं होता, बच्चे की प्रॉपर थाली लगाइए। जब वो 1 साल का बैठना सीख जाता है, 1 सवा साल का बच्चा, आप उसको उसके फादर के साथ, बड़े जो भी घर के बड़े लोग हैं उनके साथ जैसे आप उनको परसते हैं, आप बच्चे को भी परसिए, उसकी एक सेपरेट थाली बनाइए। आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, बट ये बेसिक हैबिट्स हैं जो हम राइट उस उम्र से बच्चे को डाल रहे हैं। और वो है साथ में बैठ के परिवार को जानना और खाना। बच्चा अकेला कभी नहीं खाता। अक्सर जो हम गलती करते हैं कि टीवी चला के बच्चे को वहां उसके सामने बिठा के खिलाते हैं। नेवर 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 डू दैट प्लीज। टीवी को के सामने तो भूल कर भी उसकी हैबिट मत बनवाइएगा, ना टीवी ना मोबाइल। जो आज एक दूसरी गलती हर महिला कर रही है, बच्चा रोया मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा खाली बैठा है। मेरे यहाँ क्लिनिक में बाहर वेटिंग रूम में माँ अंदर है, बच्चा बाहर मोबाइल गेम खेल रहा है। 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, प्लीज डू नॉट डू दैट। 5 साल तक की तो ब्रेन ग्रोथ होती है। आप खुद अपने बच्चे के दुश्मन बन रही हो। इतनी हार्मफुल रेज निकलती हैं मोबाइल से, मोबाइल की जो वेव्स होती हैं, ये आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट इफेक्ट करता है। उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा प्रॉपर। इतने सारे स्पीच डिफेक्ट्स आ जाते हैं, बच्चा बोलना भूल जाता है। इतना ज्यादा कॉमन हो गया है आजकल, क्योंकि बच्चा मुंह बंद करके पूरा टाइम गर्दन झुका के मोबाइल में घुसा हुआ है। इतनी सारी लैंग्वेज प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, इतना इंट्रोवर्ट हो जाता है बच्चा, लोगों से बात करने में झिझकता है, स्टैमरिंग होने लगती है, एक फ्लो में बोल नहीं पाता। प्लीज मैं क्वेश्चंस लास्ट में हैंडल करूंगी, मरिया, विल टॉक लेटर, ओके। सो इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिए कि छोटे बच्चों को बिल्कुल भी कोई भी मोबाइल गैजेट्स कुछ मत दीजिए। और खाने के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। खाने के टाइम पे सबके साथ बिठा के खिलाइए। जो वो खा रहे हैं बड़े लोग, वही बच्चे के पास में भी होना चाहिए। वैसी थाली परसिए, उसमें दही भी होनी चाहिए, उसमें सब्जी दाल एवरीथिंग शुड बी देयर। अब आप कहोगे कि इतना छोटा बच्चा मैम खाएगा कैसे, बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके और एक और चीज, उसकी डाइट में देशी घी जरूर डालिएगा, बिकॉज बच्चों को फैट्स की सख्त जरूरत होती है। फैट केवल मोटापा ही नहीं बढ़ाता, फैट जो है इट इज एसेंशियल। हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन से जो भी नसें निकल रही हैं, हर चीज में, माइलिन शीट में, एवरीथिंग में वी नीड फैट। जो बोलते हैं ना, एक फैट्स या कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। सो कोलेस्ट्रॉल या फैट्स भी बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। बिना फैट के कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता। अगर हम ये सोचें कि हम बहुत मोटे हैं, हम फैट्स कट कर देंगे, वो एक डिफरेंट चीज है। बट बच्चों को तो बहुत जरूरी है। ओके, तो आप उसको वो भी दीजिए। उसके खाने में दही भी होनी चाहिए, उसमें दाल भी होनी चाहिए जिसमें घी हो, सब्जियों को आप मसल दीजिए। और अगर जैसे 1 साल का बच्चा है तो उसके लिए बेस्ट होता है कि आप उसका एक कटोरी का नाप फिक्स करिए। ग्रेजुअली धीरे धीरे उसकी कटोरी का साइज बड़ा होता जाना चाहिए। इतना बच्चे का फीड हो जाना चाहिए कि उसके बाद में वो फिर और कुछ ना मांगे, उसका टमी फुल हो जाना चाहिए। हम लोग जो गलती करते हैं कि हम 1-2 चम्मच खिला दिया, अपनी प्लेट में से उसको खिला दिया, और बस हम सोचते हैं कि उसका डाइट फुल हो गया, और फिर वो बिस्किट्स और कुरकुरे और चिप्स और इन सब से वो अपना पेट भरता है। जिम्मेदार हम लोग हैं, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। और सिमिलरली उसके साथ में आप, जो मैं एक बहुत बड़ा आज स्ट्रेस कर रही हूँ, वो है गैजेट्स के ऊपर, जो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज आप और हम अपना बचपन याद करिए। उस जमाने में कोई गैजेट्स नहीं होते थे, तो हम लोग जानते थे कि खेलना क्या होता है। कंचे भी खेलते थे और दुनिया भर के रस्सी भी कूदते थे, गेम्स भी खेलते थे। एक इमोशनल बॉन्डिंग हुआ करती थी, फ्रेंड्स हुआ करते थे। आज कुछ भी नहीं है।
आज बच्चों से आप पूछिए, कोई गेम्स नहीं खेलते। इस चीज को प्लीज, जिनके बच्चे छोटे हैं वो अभी से इस पे फोकस करें, बिकॉज ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको लग रही हैं, बट ये एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज आप लोग पेपर्स में पढ़ रहे होंगे, बच्चा जो है स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाता, बच्चों का बाहर पढ़ने जाते हैं उनके कोई फ्रेंड्स नहीं बन पाते क्योंकि उनको बचपन से सिखाया नहीं गया, और वो जब स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते हैं तो इसीलिए इतनी ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसीज हो रही हैं। कल हमारे ही घर में डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, इमरजेंसी कॉल पे थे। कल रात में 3 बच्चे आए हैं जिन्होंने सुसाइड किया, एज बिटवीन 18 एंड 25 ईयर्स। सो व्हाट आई नीड टू से इज दैट कि प्लीज गैजेट से बच्चों को दूर रखिए, ओके। एंड अगर हम और आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे बच्चों का ये ग्रोथ होता है, लड़कियां खासतौर पे, एक जो बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन फैमिलीज में दिखता है वो ये होता है कि लड़कों को दे दिया जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता, और हम माएँ जिम्मेदार हो रही हैं इस चीज के लिए। प्लीज ये भी गलती ना करें। लड़की का जो ग्रोथ होता है वो बॉयज के कंपैरिजन में बहुत फास्ट होता है। अब आप कहोगे क्यों होता है फास्ट? देखिए, एक ग्रोथ स्पर्ट होती है, हर दोनों लड़का और लड़कियों का अलग अलग एज ग्रुप होता है उस ग्रोथ स्पर्ट का। ग्रोथ स्पर्ट मतलब अचानक से उस एज टाइम पर हाइट बढ़ती है ना, बोन्स लंबी होती हैं, ठीक है। लड़कियों के लिए क्या होता है कि आजकल अमूमन 10 से 12 साल की एज पे उनको मिनार्की या फिर पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनकी एक ग्रोथ स्पर्ट उस समय आती है, और एक ग्रोथ स्पर्ट आती है 14-15 साल। हमने लड़कों पे तो डाइट पे बहुत फोकस कर दिया, उसको हर चीज दे दी हमने, दूध भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, पर लड़की की उस पर हमने फोकस नहीं किया, है ना। तो रिजल्ट क्या होता है, स्टार्टिंग से ही डेफिशिएंसी होती चली जा रही है, और जब बच्ची 10-12 साल की हुई, बॉडी में तो पहले से ही डेफिशिएंसी है, ऊपर से जो एक बॉडी का मैकेनिज्म है, जो एक बॉडी क्लॉक है, जो स्टार्ट हो गया, जो पीरियड स्टार्ट हो गए, तो वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। द मोस्ट कॉमनेस्ट थिंग वाज आई शुड से पीसीओडी। हर घर में जहां बच्चियां हैं आज, हर माएँ झेल रही हैं उस चीज को। अब आपको जान के हैरानी होगी कि मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में पीसीओडी दवाइयों से नहीं ठीक करती, सिर्फ और सिर्फ डाइट पैटर्न चेंज करा के, उसका लाइफस्टाइल चेंज करा के ठीक हो सकता है। जान के हैरानी होगी। अगर हम इसकी बेसिक पैथोलॉजी में जाएं, पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। बेसिकली क्या हो रहा है, जो बॉडी में हमारे चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, जब बच्ची 10-12 साल की हो रही है, तो जो हॉर्मोन्स बॉडी को बनाने चाहिए, पहली चीज हमारी बॉडी में, ब्रेन में वी हैव अ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो रेगुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग हॉर्मोन्स बनाने का। ग्रोथ हार्मोन भी वहीं से बन रहा है, फीमेल हॉर्मोन्स भी वहीं से बन रहे हैं, मेल हॉर्मोन्स भी बन रहे हैं, स्ट्रेस के लिए भी हैं। तो जो मैंने आपको बताया, अगर आपने शुरू से ध्यान दिया हो, बच्चे को गैजेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ना देंगे, और बच्चे का एक रूटीन बना के रखेंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि ये हैबिट्स देखिए, आप सोचें कि मैं 10-12 साल के बच्चे को डांट डपट के उसके हैबिट्स चेंज कराऊंगा तो ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अगर हम राइट स्टार्टिंग से कर देंगे तो ये ज्यादा इजी हो जाता है। उसका एक पैटर्न बनाइए सोने का, उसका एक लाइफ, उसका बच्चे को 10 o'clock से ज्यादा नहीं जगना चाहिए, जो आज के सिनेरियो में बिल्कुल उल्टा है। 12-1 से पहले कोई बच्चा सोता ही नहीं है, और इसीलिए सुबह लेट उठता है। तो जो हमारा बॉडी क्लॉक होता है ना, बॉडी क्लॉक में जो एक हार्मोन सिक्रीट होता है मेलाटोनिन सोने के लिए, वो स्टार्ट हो जाता है सनसेट के बाद से। बड़े बुजुर्गों के टाइम पे आप याद करिए कि कितनी जल्दी सब सो जाया करते थे। बेसिकली ये वो धीरे धीरे हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, और 9-10 बजे तक जो है 10 o'clock तक उसका पीक लेवल की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हमारी बॉडी कह रही है सो जाओ, और हम क्या कर रहे हैं, गैजेट्स में अटके हुए, मोबाइल और टीवीज में अटके, तो जो उनकी ब्लू रेज आ रही हैं वो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। तो जब हमारे ब्रेन में इस तरह के स्लीप डिस्टर्बेंस, क्या सारे हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऊपर से हमने डाइट डेफिशिएंट कर दी, ना उसमें प्रोटीन्स हैं, ना सब्जियों के विटामिन मिनरल्स हैं,
तो रिजल्ट क्या हुआ? तो जो हॉर्मोन्स बनने चाहिए, हॉर्मोन्स और व्हाट, अमाइनो एसिड्स बेसिकली, जब ये डिफिशियंसी होगी, प्रोटीन्स की डिफिशियंसी होगी, सब्जियों की जो हम नहीं खाते वो डिफिशियंसी होगी, तो बेचारी बॉडी कहाँ से हॉर्मोन्स बनाएगी? और रिजल्ट क्या होगा? हम पीसीओडी में लैंड करते हैं। दूसरी सबसे कॉमनेस्ट चीज जो आजकल देखने में आ रही है वो है थायराइड की प्रॉब्लम्स। हम सॉल्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आयोडीन सॉल्ट होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, आपको विश्वास नहीं होता होगा, ये जितना भी हमारा फास्ट फूड्स है, फास्ट फूड्स में बेसिकली है क्या? मैदा एंड प्रिजर्वेटिव्स। जितनी सॉसेस डल रही हैं वो सारा प्रिजर्वेटिव्स है, हार्मफुल केमिकल्स है कहीं ना कहीं। और इसको हम जितना ज्यादा खा रहे हैं आजकल के बच्चे, ये कहीं ना कहीं सब एक्यूमुलेट होके बॉडी के अंदर हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम को डिस्टर्ब कर। आप टोटली तो जीरो नहीं कर सकते बच्चों का, हाँ वंस इन अ मंथ कर सकते हो। वंस इन अ मंथ आई थिंक करने में अगर आप प्यार से समझाएंगे तो हर बच्चा भी समझ जाएगा। जबरदस्ती या मार के या पिटाई करके कभी कोई काम नहीं बनता। आपको प्यार से बच्चे को अगर आप उसका लॉजिक दिखाओगे, लॉजिक से बताओगे कि ये क्यों हार्मफुल है और क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हमारे यहाँ सर्जरीज होती हैं बहुत, वेरी कॉमन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ ईटिंग ऑफ टू मच ऑफ फास्ट फूड्स, मैगी, चाउमीन, कुरकुरे, इस प्लास्टिक। ये तो मैंने भी एक्सपेरिमेंट घर में किया था एक बार बचपन में, मतलब जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। उस एक प्लास्टिक को आप लोग ना माचिस से जला के देखिएगा, आज सब लोग करिएगा उसको, कुरकुरे को, और उसमें आप देखेंगे लास्ट में ना अंदर एक पतला सा प्लास्टिक जैसा चीज निकलता है। तो ऐसी चीज हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो क्या वो प्लास्टिक जैसी चीज हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाएगी? खुद ही सोचिए। गायें मरती है ना प्लास्टिक खा के, ऐसे ही तो होता है उनके यहाँ भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। वही चीज हमारे यहाँ हो गई है, मतलब इंसानों में हो रही है। हम अपने बच्चों की जिद के आगे कि चलो बच्चा कुछ तो खा ले, चलो अगर वो मैगी कह रहा है चलो मैगी बना के दे दो, हम जो है ना बहुत जल्दी बच्चों के सामने हथियार डाल देते हैं। प्लीज इसको मत करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी, मतलब बच्चे की बॉडी पे अफेक्ट कर रहा है। और इसीलिए छोटी छोटी बीमारियां हम जिनको आसानी से ठीक कर सकते हैं, जैसे पीसीओडी है, सिर्फ बच्चे की प्रॉपर लाइफस्टाइल, टाइम से सोना, टाइम से जागना, सुबह उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज करे बच्चे, जो आजकल फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है। इवन बच्चे आजकल स्कूल में स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो रिजल्ट क्या होगा? वो बीमारियों से घिरेंगे। मोटापा है, पीसीओडी है, चेहरे पे बहुत सारे एक्ने, दाने आ जाते हैं। लड़कियां उस समय जो उस फेज से गुजर रही हैं मीनाटी के बाद में, वो उस समय टीनेजर ग्रुप होता है, अपने आप में वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं कि मैं कैसी दिख रही हूँ, कैसा मेरे बाल, कैसे मेरा चेहरा कैसा है। फिर क्या करती है, उसको ठीक करने के लिए और ऊपर से क्रीम्स एंड पाउडर्स एंड दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स करती है और अपनी स्किन को खराब कर देती है। करना क्या है उनको? कुछ नहीं। भगवान ने जो स्किन दी है ना, दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल। हम खुद जिम्मेदार होते हैं रॉन्ग हैबिट्स, रॉन्ग डाइट, रॉन्ग लाइफस्टाइल। सिर्फ अगर हमने इसको करेक्शन कर दिया, जैसा मेघा जी भी हमेशा हम लोग को सिखाती आई है, वी शुड टेक 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स एवरी डे, जो कोई नहीं लेता, नॉट अ सिंगल पर्सन। हम अगर अपनी 50 किलो के हैं, या मैं कहती हूँ बच्चा अगर 40 किलो का बच्चा है, 40 ग्राम जाना चाहिए, 40 ना पहुंचे 30 तो पहुंच जाए। हम अगर कैलकुलेट करें दिन भर में, तो हम मुश्किल से एक कटोरी दाल, विच कंटेन्स ओनली 14-15 ग्राम्स प्रोटीन, वो भी अगर बच्चा दाल खा रहा है तो। मैक्सिमम टाइम तो आजकल के बच्चे दालें भी नहीं खा रहे, सब्जियां नहीं खाते। आई एम सरप्राइज्ड, मतलब मुझे समझ में नहीं आता वो खाते क्या है दोनों तीनों टाइम। और माए उनकी मतलब गजब का वो कि क्या बना के देती होंगी। तो प्लीज अपना सभी माओं से कहूंगी कि अपनी culinary स्किल्स को बढ़ाइए, और बच्चों को और खुद भी आप अपना बेस्ट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और ये सब प्रोटीन्स को बढ़ाइए इनटेक में।
अंकुरित वाले चने, मूंग, मोठ द बेस्ट होते हैं। इनको निकालिए वीकली, हफ्ते में 2 बार 3 बार निकालिए, हर लोग सभी लोग घर के सदस्य खाइए। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो इस समय और भी आती हैं, जो मैं और अगर हम एडवांसिंग एज की बात करें, माँ के साथ भी और बच्चों के साथ में, बहुत कॉमन चीज जो आजकल फीमेल्स में भी मिलती है, इवन आजकल बच्चे भी आ रहे हैं, कमर दर्द की प्रॉब्लम। सिंपल सी चीज है, क्यों है? फॉल्टी हैबिट से। आप खुद ध्यान दीजिएगा, अगर हम जब मोबाइल में बैठे हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आजकल 15 साल के बच्चों को आ रही है। हम लोग की एज तक तो पता नहीं क्या होगा उन लोगों का, कॉलर्स लग जाएंगे। तो ये जो हमारी फॉल्टी हैबिट्स हैं, इसको करेक्शन करना है। एक जो सबसे सस्ता और बहुत अच्छी चीज मैं बताऊंगी वो है ये मुनगा, रिच इन कैल्शियम, आयरन। इवन उसकी पत्तियां, उसके फूल, उसको आप लोग गूगल करके देखिएगा, सेजन के नाम से मिलेगा आपको। उसकी हर चीज एक्सीलेंट है, गुड सोर्स ऑफ आयरन, कैल्शियम, विटामिन, एवरीथिंग। उसका वो इकलौता ऐसा पौधा है जिसकी हर चीज यूज होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आंगनवाड़ी में फ्री में ये पेड़ लगाने को दिए हैं, हर आंगनवाड़ी में। क्यों? क्योंकि आंगनवाड़ी में 5 साल से कम के बच्चे वहां जाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उनको फ्री में फूड मिलता है, मील मिलता है। तो ये प्रमोट करने के लिए कि मुनगा खाइए, मैं कहूंगी कि हर माँ को भी हर लेडी को भी खाना चाहिए, बिकॉज इट हैज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, है ना। सहज या मुनगा या ड्रमस्टिक, है ना, हर टेरिटरी में अलग अलग नाम से बोलते हैं, लंबी लंबी डंडियां होती हैं उसकी। ठीक है, दैट इज एक्सीलेंट। कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, हर लेडी खाइए। और प्लीज लेडीज जितनी है, मैं कहूंगी कि आप जो भी काम घर की करती हो करो, सबको काम करना चाहिए, बट अपने पोस्चर का ध्यान रखना। हम लोग अक्सर झाड़ू लगा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, वो झुक के करते हैं, लाइक दिस इज अ पोस्चर, स्ट्रेट पोस्चर, हम पूरा का पूरा ऐसे झुक जाते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है? ये जो हमारी बैकबोन है, लोअर बैक है, यहाँ का आप इमेजिन करो, ये जो जितनी वर्टिब्रास होती है ना, ये सब ऐसी झुकी रहती है, और यहाँ से जितनी नसें निकलती है ना, ये दबती है। तो शुरुआत में तो आप जब जवान हो तो आपको पता नहीं चलता, पर जैसे जैसे विद एडवांसिंग एज, या जब बच्चे बार बार, मतलब कई बच्चे हो जाते हैं, आपकी खुद की बोन्स खोखली हो जाती हैं, तो ये नसें ना सारी दबने लगती हैं, एंड वी लैंड अप इनटू sciatica प्रॉब्लम्स। नर्व्स के लिए हमारे पास में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ओमेगा 3 है, वेरी गुड, सो वेरी वेरी गुड फॉर द नर्वस सिस्टम। एक और वेजिटेरियन सोर्स से कोई बता सकता है? विटामिन B12 हमारे पास किस चीज में मिलता है? वेजिटेरियन सोर्स, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, उनकी नसों के लिए विटामिन बी का एक्सीलेंट सोर्स क्या है? किसी को पता है? नहीं। Fermented food to a slight extent, not that much, but the excellent source is rajma. विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, और जो एनीमिया होता है, एनीमिया कई किस्म का होता है, जिसमें एक में होता है हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और एक में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से वी लैंड अप इनटू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो विटामिन B12 इकलौता उसका सोर्स इज राजमा। इसको जरूर से हर लोग, हर लेडी हफ्ते में एक बार अपने घर में जरूर बनाएं और खुद जरूर खाएं। लेडीज और बच्चों को जरूर दीजिए। तो जेंट्स लोग तो चलिए, कई बार ऐसे होते हैं, बहुत सारे जेंट्स बाहर भी खा लेते हैं, नॉनवेज भी खा लेते हैं, तो उनकी पूर्ति कहीं ना कहीं हो जाती है। पर अगर घर में एक बार बनेगा तो घर में तो वो तो खाएंगे ही खाएंगे, बट लेडीज और बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आपकी जो नर्वस सिस्टम है, आप लोगों ने सुना होगा कि कमर में दर्द हो रहा था, नसें दब रही थी, तो डॉक्टर ने न्यूरोबियन का इंजेक्शन लिख दिया, होता है ना। व्हाट इज दैट? मिथाइल कोबालामिन प्रिकर्सर। कोई गैस नहीं होती है ये चीज, देखिए थोड़ी सी बनती है, आई वुड डेफिनेटली से लेग्यूम्स होती हैं जितने भी, तो वो गैस प्रोड्यूसिंग होती है, बट देन हमको उसका हम सोल्यूशन कर सकते हैं गैस प्रोडक्शन का। ठीक है ना, हम ये नहीं कह रहे कि हमको किलो भर खाना है, हमको थोड़ा सा खाना है। अगर एक दिन थोड़ी मोड़ी गैस बन जाएगी चल जाएगा, बट हमको ये देखना है कि विटामिन B12 हमको और कहाँ से मिलेगा।
अगर आप नॉनवेज खाते हो तो ठीक है, इट्स फाइन, बट मैं तो वेजिटेरियंस की बात कर रही हूँ, मैं खुद भी वेजिटेरियन। मेरा भी पीछे बहुत पहले, सालों पहले, विटामिन B12 बहुत कम हो गया था। अब मैंने राजमा खाना स्टार्ट कर दिया, 1 महीने में ठीक हो गया मेरा विटामिन B12। अदरवाइज आई वाज गोइंग इनटू मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, और फिर उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस। सो आई थिंक ये छोटी मोटी साइड इफेक्ट्स को हम कर सकते हैं। मशरूम्स में थोड़ा मोड़ा होता है, ज्यादा नहीं होता। यू गेट प्रोटीन्स बट यू डोंट गेट विटामिन B12 टू अ स्लाइडर नेक्स्ट। मशरूम्स भी हर आदमी नहीं खाता, हर आदमी को नहीं पसंद है मशरूम्स, ठीक है। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ जनरल दिस थिंग। तो प्लीज आप लोग सभी सभी लेडीज को भी जरूर कहूंगी, काला चना प्रोटीन्स के लिए जरूर अपने हैबिट में इनकलेक्ट करिए। मूंगफली बच्चों को बहुत दीजिए, मैं टीनेजर्स को बहुत प्रमोट करती हूँ खासतौर पे, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज है, एडोलेसेंट हेल्थ है, हाइट भी लंबी हो रही है, तो उनकी डाइट में इस तरह के कैल्शियम का सोर्स मैंने आपको बताया, मुनगा वगैरह। केला इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। छोटी, इसीलिए मैंने बताया था 10 महीने से बच्चों को स्टार्ट कर दीजिए। ग्रोइंग पेन्स होते हैं, अक्सर बच्चे कंप्लेन करते हैं पैरों में दर्द हो रहा है, लेग्स में पेन बताती है ना, क्योंकि वो क्या होता है, ग्रोइंग पेन्स बोलते हैं उनको, मतलब लेग्स खिंच रही हैं, हाइट बढ़ रही है, लेग्स बोन्स खिंच रही हैं। सो दे नीड अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कैल्शियम प्रोटीन्स, है ना। दर्द की गोली नहीं देना है, कैल्शियम और प्रोटीन्स, और आप ऐसी चीजें, उनके विटामिन बढ़ा दीजिए उनकी डाइट में, तो ये सारे पेन्स गायब हो जाएंगे, ठीक है। मालिश कर सकते हैं मसल्स के लिए, दैट इज वेरी सूदिंग एंड रिलैक्सिंग, बट नेवर गिव एनाल्जेसिक्स, कभी पेन किलर्स मत दीजिए, ओके। फिर सबसे दूसरी एक और चीज जो एडोलेसेंस में दिखती है, वो होता है इमोशनल सपोर्ट, जहां हम अक्सर गलती करते हैं। एज अ पेरेंट मैं बात कर रही हूँ, हम बच्चे को बचपन से देख रहे हैं, हमारा बच्चा है, हम उसको सोचते हैं हम कैसे भी उसको डांट के, प्यार धमका के, गुस्सा करके हम उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। बट एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब बच्चा आपके कद के बराबर हो जाए तो उसको बच्चा ना समझ के उसको अपना दोस्त समझिए। जब बच्चा खासतौर पे एडोलेसेंट एज में आता है, इतने ज्यादा उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, कि वो जो है अनस्टेबल हो जाता है। वो आपकी बात कम सुनेगा, वो अपने दोस्तों की बात ज्यादा सुनेगा, और अगर आपने उसको और डांटा, फटकारा, तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, बगावत पे आ जाएगा। तो उससे प्रेम से बात करिए, उसके दोस्त बनिए, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनिए, उसका सोल्यूशन निकालिए, बीइंग एज अ फ्रेंड। अक्सर माँ एक और गलती करती है, पेरेंट्स ऐसे गलती करते हैं, मार्क्स का, स्कोरिंग का प्रेशर डालते हैं। मत डालिए, आज के जमाने में मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं रह गया कहीं भी। मैं ये नहीं कहती कि आप बच्चे को पढ़ने के लिए ना मत बोलो, बिल्कुल बोलना चाहिए, बच्चे को पढ़ना है, अच्छे नंबर्स क्वालिफाई करना है, बट प्रेशर ऑफ कमिंग फर्स्ट और गेटिंग वेरी गुड अच्छे ग्रेड्स या कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। आप लोग सुन रहे होंगे कोटा में क्या हो रहा है, IIT में भी कई बार हमने अभी हाल ही में पेपर्स में सुना। क्यों हुआ ये? क्योंकि हम बच्चे के अच्छे दोस्त नहीं बने। बच्चा अपना स्ट्रेस अपने दिमाग में उथल पुथल को अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सका, और उल्टा हम लोगों ने उस पर प्रेशर डाला कि तुमको इतने नंबर लाने हैं। तो रिजल्ट क्या हुआ? उसको ये लगा कि मैं अपने पेरेंट्स की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाया, और उसने अपनी लाइफ एंड कर दी। तो प्लीज आज के सिनेरियो में बच्चों के ऊपर प्रेशर नंबरों का तो मत डालिए। हर जगह उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेस करना है, पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। दोस्त बनिए, माँ बाप बन के प्रेशर मत डालिए। उसके आप जितने अच्छे दोस्त बनेंगे ना, वो उतना अच्छा सक्सेसफुल हो। और मेरे पास अब टाइम बहुत कम है, मैं बस इतना और बोलूंगी, विद एडवांसिंग एज, जब लेडीज मेनोपॉजल एज में आ जाती है, प्रेगनेंसी में मैंने जैसे बताया ही था आपको कि उनको अपनी डाइट पे पूरा ध्यान रखना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हर चीज खाएं। भाई आई थिंक हर आदमी समझदार है कि हमारे लिए पूरी पकौड़ा कितना फायदेमंद है और सब्जियां कितनी फायदेमंद। ये बताने की वाली चीजें नहीं होती हैं,
है ना, बट स्टिल फिर भी बहुत से लोग गड़बड़ियां करते हैं। अभी मेरे पास में हाल ही में भी एक पेशेंट आई थी जिसका हस्बैंड इसलिए परेशान था कि मेरी वाइफ को रोज फुल्की चाहिए। अब आप क्या बताओगे? अब एक 25-26 साल की लड़की अगर आपके पास में सामने बैठी हुई है विद मिसलेनियस क्लिनिकल प्रॉब्लम्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ बैठी हुई है, एंड शी इज नॉट लिसनिंग टू एनीवन, एजुकेटेड है, तो अब क्या बोलोगे आप? हमें खुद भी अपना थोड़ा सा समझदारी का परिचय देना चाहिए, है ना। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड ये तो प्रेगनेंसी में हर किसी को, हर माँ को लेना है, डाइट पे फोकस करना है। अब इधर मैं बात करूं कि जब एडवांसिंग एज के साथ में माँ, जब एक लेडी व्हेन शी अप्रोचेज अराउंड 50, 40 से ही आजकल स्टार्ट हो जाता है, 40 से सबका वेरिएशन है, वी कॉल इट मीनोपॉज। मीनोपॉज मीन्स एंड ऑफ द मंथली साइकिल। अब क्या हुआ, अब आप सोचिए कि जो हॉर्मोन्स बनने स्टार्ट हुए थे हमारी बॉडी में 9-10 साल की एज से, वो हॉर्मोन्स जो हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जो हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं, वो सिर से लेके पैर तक, बाल से लेके नाखून तक, हर सिस्टम पे असर करता है। और जब हम 50 साल की एज पे पहुंच रहे हैं तब वो हॉर्मोन्स विड्रॉ होने स्टार्ट होते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारी बॉडी में चेंजेस आए। तो उस समय क्या चाहिए? सबसे ज्यादा उसको चाहिए इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम द हस्बैंड, फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द किड्स। बच्चे भी टीनेजर्स हो जाते हैं उस एज तक पहुंचते पहुंचते, और वो पेरेंट्स को भी नेग्लेक्ट करते हैं। खासतौर पे वो माँ जो सुबह से लेके रात तक बच्चों के पीछे पीछे घूमती है, शी फील्स नेग्लेक्टेड। एक तो वो खुद ही अपने आप में जूझ रही है, अपनी बॉडी से जूझ रही है, क्योंकि उसको बहुत सारे एक्स एंड पेन्स हो रहे हैं, हॉर्मोन्स विड्रॉ हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, नींदें नहीं आ रही हैं, हॉट फ्लशेज हो रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं। तो व्हाट शी नीड्स इज एन इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। सेकेंडली, उसको चाहिए बहुत बहुत अच्छी डाइट, क्योंकि अब उसकी जैसे बोन्स मैंने बताया ऑस्टियोपोरोसिस में जाती हैं, ऑस्टियोपीनिया होता है, उसको चाहिए बहुत अच्छी डाइट, कैल्शियम रिच डाइट, प्रोटीन रिच डाइट, आयरन रिच डाइट। मतलब ओवरऑल एक मेनोपॉजल लेडी को, देखो हर एज में रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेनोपॉज में है कि सिर्फ प्रेगनेंसी में, ये एजेस में, इन फेजेस में रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती, पर माँ एक घर की दूरी है, वो जैसा खुद खाएगी, जैसा अपने परिवार को खिलाएगी, उस परिवार में उसकी लड़की भी होगी, तो जैसा वो खिलाएगी उस लड़की का भी शरीर बन रहा है। कल को वो लड़की बड़ी होगी, दूसरे परिवार में जाएगी, तो वो उस घर में वैसा ही करेगी। एक सिंपल सा फंडा आप सोच लीजिए, आज मैं हूं, मेरी मेरी माँ ने अगर मुझे कोई सब्जियां खाना नहीं सिखाया था, तो क्या मुझे उसका स्वाद पता चलता? नहीं पता चलता। तो मैं आज जिस घर में दूसरे घर में आई हूँ, तो मैं भी वही बनाऊंगी जो मैंने खाया। अगर मैंने जिंदगी भर आलू खाया, आलू टमाटर खाया है, तो मैं भी अगले परिवार में जाके आलू टमाटर ही बनाऊंगी, और कुछ नहीं बनाऊंगी। तो इस तरह से हम पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कर रहे हैं, अपनी ही जनरेशन को और कमजोर करते चले जाते। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसीलिए वी हैव टू ले मोर स्ट्रेस ऑन अ हेल्दी डाइट, अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, सिर्फ खान पान ही नहीं, हमारा जो पूरा दिनचर्या है, टाइम से सोना, टाइम से उठना,